दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और इसी तरह आगे भी अच्छी चलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, ईरानी शैली। इसके पहले और भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आप जा करके उसको प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ईरानी शैली। ईरानी फारसी मुगल मुस्लिम कला का जन्म स्थान समरकंद था और सबसे प्रसिद्ध पूछे तो क्या था, तो हिरात था। ईरानी फारसी और मुस्लिम कला का जन्म स्थान समरकंद था और सबसे प्रसिद्ध कहाँ था, तो हिरात में। 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई। किसके संरक्षण में, तो तैमूर वंश के संरक्षण में फारस की कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। कब, 15वीं शताब्दी में। तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं कवि था। तैमूर के पुत्र का क्या नाम था, तो शाहरुख। तैमूर के पुत्र का नाम शाहरुख था। वो कौन था, वो स्वयं एक कवि था और उसने अपने दरबार में कवियों एवं चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। किसने, शाहरुख ने अपने दरबार में कवियों एवं चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। इसके समय में ईरानी कला उच्च अवस्था को प्राप्त थी। किसके समय में, शाहरुख के समय में ईरानी कला उच्च अवस्था को प्राप्त थी। ईरानी कला में बीजाद एवं शाह मुजफ्फर ये कलाकार थे। ईरानी कला में कौन कौन से कलाकार थे, तो बीजाद और शाह मुजफ्फर ये दो कलाकार थे, जिसमें से बीजाद उच्च कोटि का कलाकार था। बीजाद जो है वो उच्च कोटि का कलाकार था और वो किसके दरबार का चित्रकार था, तो सुल्तान हुसैन बेगरा के दरबार का चित्रकार था। कौन, बीजाद। फिर सुल्तान हुसैन बेगरा की मृत्यु के पश्चात बीजाद कहाँ चल गया, तो ये सुल्तान इस्माइल के दरबार में चला गया। कहाँ, सुल्तान शाह इस्माइल के दरबार में बीजाद चला गया। कब, सुल्तान हुसैन बेगरा के मृत्यु के पश्चात। पहले ये कहाँ था दरबारी चित्रकार बीजाद, तो सुल्तान हुसैन बेगरा के दरबार में था। सुल्तान हुसैन बेगरा की मृत्यु के पश्चात ये सुल्तान शाह इस्माइल के दरबार में कार्य करने लगा था। अब देखते हैं बीजाद के बारे में। बीजाद यह ईरानी शैली का सबसे उच्च कोटि का कलाकार था। कौन, बीजाद ईरानी शैली का सबसे उच्च कोटि का कलाकार था और तैमूर वंश के 5वीं पीढ़ी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के समय में इसने कार्य किया। किसके, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के समय में इसने कार्य किया था। बाबर के शासनकाल में इसने कार्य किया था। और इसका वर्णन हमको कैसे पता चला, तो तुजुके बाबरी से। तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जिससे ये पता चलता है कि तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासनकाल में बीजाद ने कार्य किया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। हेरात ईरान नगर का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र था। हेरात ईरान नगर का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र था। तो क्वेश्चन आता है, ईरान का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र कौन सा था, तो हेरात था। और इस कला केंद्र का अग्रणी कलाकार कौन था, हेरात का अग्रणी कलाकार कौन था, तो बीजाद था। और बीजाद को ही हिरात शैली का जनक कहा जाता है। बीजाद को ही हिरात शैली का जनक कहा जाता है। बीजाद जो है वो दाढ़ी वाले चित्र नहीं बना पाता था। बीजाद दाढ़ी वाले चित्र बनाने में निपुण था, लेकिन वो फ्रेंच कट नहीं बना सकता था। बीजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। बीजाद को क्या कहा जाता था, पूर्व का राफेल कहा जाता था। भारत में अकबर के पूर्व जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं, उनमें प्रायः सभी दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में चित्रण किया है। अकबर के पूर्व यानी अकबर के पश्चात जैसे हुमायूं, बाबर, तो इन सब के समय में ईरानी शैली में चित्रण हुआ है। इसलिए अकबर के समय को मुगल कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर के समय को मुगल कला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों,
क्योंकि अकबर से पूर्व जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनमें दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में चित्रण किया है और अकबर के समय में ईरानी शैली खत्म सी हो गई थी। इन्होंने चित्रों में दिन का दृश्य दिखाने के लिए पीला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया है और रात का दृश्य दिखाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया है। ईरानी शैली में दिन का दृश्य दिखाने के लिए पीला और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है और रात का दृश्य दिखाने के लिए काले और नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे ईरानी शैली की विशेषताएं। ईरानी शैली की विशेषताएं, तो ईरानी कला पर अजंता व चीनी कला का प्रभाव है। ईरानी कला पर किस कला का प्रभाव है? तो अजंता तथा चीनी कला का प्रभाव ईरानी कला पर दिखाई देता है। इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध था। इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध था और पाश्चात्य में हम देखेंगे तो बाइजेंटाइन में, पाश्चात्य में बाइजेंटाइन में आकृतियों का निषेध था। बाइजेंटाइन में आकृतियों का निषेध था। ईरानी कला कैसी थी? तो ईरानी कला रेखा प्रधान थी और बारीक रेखाओं का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ईरानी कला कैसी थी? तो ईरानी कला रेखा प्रधान थी और ईरानी चित्रों में आकृतियाँ कैसी बनी है? तो 2.25 चश्म आकृतियाँ बनी हैं। ईरानी चित्रों में आकृतियाँ कैसी बनी हैं? तो 2.25 चश्म बनी हैं। और ईरानी चित्रों में पुरुष और स्त्री को कैसे दर्शाया गया है? तो पुरुष को सरों के वृक्ष के समान, पुरुष को सरों के वृक्ष के समान और स्त्री को लता मान के दर्शाया गया है। पुरुष को सरों के वृक्ष के समान और स्त्री को लता मान करके दर्शाया गया है। ये देखिए, ईरानी चित्रों में आकृतियाँ 2.25 चश्म थी और ईरानी चित्रों में पुरुषों को सरों के वृक्ष और स्त्रियों को लता मान के दर्शाया गया है और ईरानी चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ है। ईरानी चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पर कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो आमिश्रित और चटकीले रंग। आमिश्रित रंग किसे कहते हैं? ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग में ना मिलाए गए हों, वो अपने स्वयं के रंग हो, प्योर कलर हो, प्राइमरी कलर हो, शुद्ध कलर हो, ऐसे कलर को हम आमिश्रित रंग कहते हैं। जैसे हमको पीला बनाना है तो पीला हम किसी रंग से नहीं बना सकते। पीला स्वयं में अपना एक कलर है, इसको किसी अन्य रंग से मिश्रित करके नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए ये आमिश्रित कलर है। ठीक, नेक्स्ट है भवनों का अंकन सूक्ष्म और नक्काशीदार हुआ है। भवनों का अंकन सूक्ष्म और नक्काशीदार हुआ है। चित्रकारों ने नाम लिखने की परिपाटी की शुरुआत ईरानी कला से की है। चित्रों पर नाम लिखने की परिपाटी की शुरुआत हम कहाँ से मान सकते हैं? तो ईरानी कला से मान सकते हैं। और यहाँ पर क्षितिज रेखा जो है वो नीचे न दिखाकर ऊपर को दिखाई गई है। क्षितिज रेखा नीचे न दिखाकर ऊपर को दिखाई गई है। हाशिए में चित्रण ईरानी कला की देन है। जो हाशिया बना करके चित्रण यानी मार्जिन दे करके चित्रण करना है वो कहाँ की देन है? तो वो ईरानी कला की देन है। चित्रों में सादे सपाट चमकीले रंग भरे गए हैं और रेखाएं कैसी हैं? कोणदार हैं। चित्रों में सादे चमकीले और सपाट रंग भरे गए हैं और रेखाएं कैसी हैं? तो कोणदार हैं। आज हमने ईरानी पढ़ा, ईरानी कंप्लीट किया। कल मुगल वंश स्टार्ट होगा, तो मुगल वंश स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे मुगल वंश के बारे में कि कौन कौन से शासक आए थे, ताकि हमको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले शासक इसमें थे कौन? बाबर। सबसे पहले शासक बाबर थे। इनका टाइम पीरियड था 1526 से 1530, 1526 से 1530 और इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। फिर इसके बाद दूसरे आते हैं कौन? हुमायूं। फिर इसके बाद हुमायूं आएंगे। पहले बाबर आए थे, अब आएंगे हुमायूं।
हुमायूं कब से कब तक थे, तो 1530 से 1540। फिर दूसरा टाइम पीरियड था 1555 से 56। ठीक, इन्होंने मुग़ल कला की नींव रखी थी। इन्होंने मुग़ल कला की नींव रखी थी। बाबर ने मुग़ल कला की नींव रखी थी। कैसे रखी थी? कबूतर या सफ़ेद फाख्ता, कबूतर या सफ़ेद फाख्ता का चित्र बनाकर के इन्होंने मुग़ल कला की नींव रखी थी। फिर इनके बाद आते हैं अकबर, जिनको हम कहते हैं अकबर महान। फिर इनके बाद आते हैं अकबर। अपने एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो वो अकबर है। तो अकबर का समय क्या था? 1556 से 1605। 1556 से 1605। इन्होंने मुग़ल कला की स्थापना की। इन्होंने मुग़ल कला की स्थापना की। मुग़ल कला की स्थापना की। एंड मुग़ल कला का स्वर्ण काल भी इनके समय में था। कैसे था ये कल डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। और मुग़ल साहित्य का स्वर्ण काल भी किनके समय में था? अकबर के समय में था। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसका? मुग़ल स्थापत्य का। वास्तविक संस्थापक मुग़ल स्थापत्य का कहते हैं। फिर इसके बाद आएंगे जहांगीर। इसके बाद जहांगीर आएंगे। कौन आएगा? जहांगीर। पेन सही चल नहीं रहा है, नम पड़ा हुआ है। और जहांगीर के समय को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय कहते हैं? जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल। और इनका टाइम क्या था? 1606 से 1627। फिर इनके बाद शाहजहां। इनके बाद आएंगे शाहजहां। कौन आएगा? शाहजहां। इनका टाइम है 1628 से 1658। इनके समय क्या था? तो इनके समय था स्थापत्य का स्वर्णकाल। क्या था? स्थापत्य का स्वर्णकाल। शाहजहां के समय में स्थापत्य का स्वर्णकाल था। स्थापत्य का स्वर्णकाल। और ओवरऑल मुग़ल काल की बात करें तो स्वर्णकाल किसका था? तो शाहजहां का था। स्वर्णकाल ओवरऑल की बात करें तो शाहजहां का था। और चित्रकला के विनाश या अंत का प्रारंभ पूछे, चित्रकला की बात हो रही है, शैली की नहीं। चित्रकला की विनाश या अंत का प्रारंभ पूछे तो किसके समय था? तो शाहजहां के समय था। अब इनके बाद आएंगे औरंगज़ेब। शासक तो कई हुए लेकिन चित्रकला की दृष्टि से हमको इतने ही पढ़ने हैं। इनके बाद आएंगे औरंगज़ेब। ये कट्टर मुस्लिम शासक थे। औरंगज़ेब ये कट्टर मुस्लिम शासक थे। इनका टाइम जो है 1628 से था। इनका टाइम क्या था? 1628 से था। इनके समय चित्रकला का अंत हो गया था। किसके समय? तो औरंगज़ेब के समय चित्रकला का अंत हो गया। चित्रकला का अंत हो गया या चित्रकला छिन्न भिन्न हो गई। चित्रकला छिन्न भिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ये चित्रकला को मुस्लिम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ ये उसको मानते थे। इन्होंने चित्रकला को निषिद्ध कर दिया था, इसलिए इनकी कला
चित्रकला का अंत इनके समय औरंगज़ेब के समय माना जाता था। जितना कुछ इनके दादा परदादा पिताजी ने बनवाया था, पुतवाया था, कुछ भी करवाया था, सब कुछ इन्होंने नष्ट करा दिया था। इसलिए इनके समय चित्रकला का अंत कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ईरानी पढ़ा और मुग़ल शासकों के बारे में थोड़ा सा बस ऐसे ही उनसे इंट्रोडक्शन किया। कल हम लोग पूरा पढ़ेंगे और थोड़ा सा आज ये भी देख लेते हैं कि मुग़ल काल में किसको क्या कहते हैं, जिसको हम शब्दावली कहते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तस्वीर किसको कहते हैं? तो तस्वीर कहते हैं चित्र को। तस्वीर किसको कहते हैं? तस्वीर कहते हैं चित्र को। और नक्काशी किसको कहते हैं? तो बारीक चित्रण करने को नक्काशी कहते हैं। बारीक चित्रण करने को नक्काशी कहते हैं। मुसव्विर किसको कहते हैं? तो चित्रकार को कहते हैं। इसी को कलम करतार भी कहते हैं। चित्रकार को मुसव्विर कहते हैं और इसी को कलम करतार भी कहते हैं। फिर रंगमेजी का क्या मतलब होता है? रंगमेजी का मतलब क्या होता है? रंगमेजी का मतलब होता है रंग भरना। फिर शबीह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर क्वेश्चन में ये वर्ड देखेंगे। शबीह किसको कहते हैं? तो शबीह कहते हैं रूप चित्र को, पोर्ट्रेट को, व्यक्ति चित्र को और छवि चित्र को क्या कहते हैं? शबीह कहते हैं। शाह कलम किसको कहते हैं? इसकी शुरुआत शाहजहां के समय में हुई थी। शाह कलम किसे कहते हैं? तो काली स्याही से चित्रण करना शाह कलम कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे खत किसको कहते हैं? खत, लेटर की बात नहीं हो रही है। पर्दास, खत पर्दास, दाना पर्दास, धुआं पर्दास, तो खत पर्दास की बात हो रही है। इसको कहते हैं लकीरों द्वारा चित्र को उभारना या उकेरना, इसको ही कहते हैं खत। ठीक। फिर मुरक्का किसको कहते हैं? मुरक्का कहते हैं एल्बम को। किसको कहते हैं? एल्बम को मुरक्का कहते हैं। अब है दफ्तर किसको कहते हैं? तो जिल्द को दफ्तर कहते हैं। अब तबक, नेक्स्ट है तबक किसको कहते हैं? तो सोने के वर्ण को यानी रंग को चढ़ाना तबक कहलाता है। और नज्म किसको कहते हैं? नज्म कहते हैं कविता या शेर व शायरी को नज्म कहते हैं। ठीक। और ये याद रखिएगा कैंडे, ये क्वेश्चन आता है। कैंडे किसको कहते हैं? तो शरीर का अनुपात ज्ञात करने की जो मापनी होती है उसको ही हम कैंडे कहते हैं। ठीक। तो ये थे कुछ शब्दावलियाँ थी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम जान लेंगे तो मुग़ल कला जब पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएंगे तो हमको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और शासकों के बारे में भी हमने जान लिया कि सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, लास्ट में औरंगज़ेब आए। बहुत सारे आए, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से हमको केवल इतने के बारे में जाना है। इन्होंने ललित कला में क्या क्या कार्य किया, क्या क्या बनवाया, कहाँ क्या काम किया, ये सारी चीज़ें हमको जाननी है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल कला। देखना नहीं भूलिएगा। आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।